बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के चलेंगे अगली प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय। हमने अभी तक जो है थेवेनिन प्रमेय को देखा था। थेवेनिन प्रमेय के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे। आई होप दैट आप लोग बुक्स के और भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें ताकि आपको इन थ्योरम्स पे कॉन्फिडेंस और अच्छा से क्रिएट हो। तो आप लोग इनके बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करें ताकि कॉन्फिडेंसली आप जो है एग्ज़ाम में इन थ्योरम्स को सोल्व कर सकें। इन थ्योरम पे बेसिस जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व कर सकें। तो आज हम लेते हैं टॉपिक नॉर्टन प्रमेय। नॉर्टन प्रमेय के अनुसार विभिन्न प्रतिबाधाओं एवं वोल्टता स्रोत से युक्त द्विपार्श्विक जाल को आई इक्विवेलेंट के धारा स्रोत, वहाँ थेवेनिन में हम ले रहे थे ई इक्विवेलेंट का वोल्टता स्रोत और यहाँ ले रहे हैं हम आई इक्विवेलेंट के धारा स्रोत और इसके समांतर क्रम में जेड इक्विवेलेंट की प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जहाँ आई इक्विवेलेंट निर्गत सिरों पर कुल लघुपतित धारा है, निर्गत सिरों पर कुल लघुपतित धारा है, और जेड इक्विवेलेंट निर्गत सिरों पर खुले परिपथ की कुल प्रतिबाधा होती है, जबकि वोल्टता स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। तो ये नॉर्टन प्रमेय है। तो आई इक्विवेलेंट जो है निर्गत सिरों पर कुल लघुपतित धारा होती है और जेड इक्विवेलेंट निर्गत सिरों पर खुले परिपथ की कुल प्रतिबाधा होती है। और जेड इक्विवेलेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो निर्गत जो इस परिपथ जाल में जो वोल्टता स्रोत है उनको उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अब इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक विद्युत जाल परिपथ है फिगर 1 के रूप में। यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, Z1, Z2, Z3 और ZL ये लोड प्रतिबाधा है, ये अन्य प्रतिबाधाएं हैं। तो यहाँ दो पाश हमारे पास है A, B, E, F, A और दूसरा पाश है B, C, D, E, B के रूप में। इस पाश में जो है I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस पूरे विद्युत जाल परिपथ को हम नॉर्टन तुल्य परिपथ के इक्वल लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ इसमें एक धारा स्रोत आई इक्विवेलेंट होता है और आई इक्विवेलेंट के समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट लेते हैं और इस स्थिति में जो लोड है, लोड में प्रवाहित धारा आई होती है, इससे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो बंद लूप ए बी ई एफ ए में सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। तो बंद लूप ए बी ई एफ ए में, यानी कि फिगर 1 की बात कर रहे हैं, फिगर 1 के लिए। तो फिगर 1 के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो बंद लूप ए बी ई एफ ए में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए Z1 I1 Z3 I1 माइनस I, तो Z1 I1 Z3 I1 माइनस I इज इक्वल टू, इसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो इज इक्वल टू E। नेक्स्ट इसे हम ओपन करते हैं तो Z1 I1 प्लस Z3 I1 माइनस Z3 I इज इक्वल टू E। तो यहाँ दोनों में से I1 कॉमन आ रहा है तो I1 को कॉमन लेते हैं, Z1 प्लस Z3 रह जाएगा, माइनस Z3 I इज इक्वल टू E। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास तैयार होती है। इसी तरह बंद लूप लेते हैं दूसरा B C D E B, ये बंद लूप लेते हैं। तो इस बंद लूप में जो प्रवाहित धारा है I है। तो यहाँ देखिए Z2 I, ZL I
और Z3 I माइनस I1, क्योंकि इसमें प्रवाहित धारा I है तो I माइनस I1 करेंगे। तो बंद लूप BCDEB में किरचॉफ के सेकंड लॉ से Z2I प्लस ZLI प्लस Z3I माइनस I1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस लूप में किसी प्रकार का कोई वोल्टता स्रोत उपस्थित नहीं है। Z2I प्लस ZLI प्लस Z3I माइनस Z3I1 इज इक्वल टू 0। तो इन पदों में I कॉमन है तो I कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। तो I1 बराबर Z2 प्लस Z3 प्लस ZL I अपॉन Z3 के रूप में इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। ये I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, तो यहाँ से I1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो I1 की वैल्यू यहाँ हमने पुट की इनटू I1 की वैल्यू यहाँ रख करके हमने इस यहाँ से दोनों पदों से I को कॉमन लिया और सोल्व करने, इसको पूरे को ओपन करके सोल्व करने पर Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर यहाँ हमारे पास देखिए Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाता है और यहाँ I कॉमन आ गया दोनों से, तो इज इक्वल टू E। तो अब यहाँ हम जब I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो I इज इक्वल टू ये Z3 इधर E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z3E अपॉन Z1 Z2 Z1 Z3 Z1 L ZL Z2 Z3 Z3 ZL के रूप में ये इक्वेशन नंबर 3 हमें यहाँ फाइंड आउट होती। तो ये है I धारा जो कि ZL में प्रवाहित हो रही है। अब हम फिगर 1 को तुल्य परिपथ जो फिगर 2 है, नॉर्टन तुल्य परिपथ जो है उससे सोल्व करते हैं, उसके तुल्य मान करके सोल्व करते हैं नॉर्टन परिपथ के तुल्य। तो नॉर्टन परिपथ ये इस तरह से है, यह इक्विवेलेंट धारा स्रोत है और ये Z इक्विवेलेंट प्रतिबाधा है और ये लोड प्रतिबाधा है। हम मान करके चल रहे हैं इस लूप में जो है I इक्विवेलेंट धारा प्रवाहित हो रही है और इस लोड में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो बंद लूप BCDEB में किरचॉफ के सेकंड लॉ से यदि हम देखें तो ZLI प्लस Z इक्विवेलेंट, इसमें I धारा प्रवाहित होता है I माइनस I इक्विवेलेंट, तो I माइनस I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। तो इसे ओपन करते हैं तो यहाँ से I की वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है, I इज इक्वल टू Z इक्विवेलेंट I इक्विवेलेंट अपॉन ZL प्लस Z इक्विवेलेंट के रूप में हमें ये फाइंड आउट होती है। यानी कि लोड में जो प्रवाहित धारा है I, लोड में प्रवाहित धारा I का जो मान है Z इक्विवेलेंट और I इक्विवेलेंट के मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ZL प्लस Z इक्विवेलेंट के तुल्य होता है। ये इक्वेशन नंबर 4 हमें फाइंड आउट हुई। अब हमें इस इक्वेशन में I के लिए Z इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है और I इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करते हैं सबसे फर्स्ट। तो I इक्विवेलेंट का मान जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमने कहा है कि जो निर्गत सिरा है, निर्गत सिरे जहाँ लोड लगा हुआ है उन लोड वाले निर्गत सिरों को हम लघुपतित कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट उसे हटाकर शॉर्ट कर दिया हमने, ZL को हटा दिया, शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ प्रवाहित धारा को हम I1 ले रहे हैं और इसमें प्रवाहित धारा I इक्विवेलेंट के रूप में हम ले रहे हैं। तो ये I इक्विवेलेंट धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये जो हमारे पास फिगर 1 था उसी में हम ये वर्क कर रहे हैं। तो फिगर 1 में E जो वोल्टेज स्रोत है वो लगा हुआ है, Z1 Z2 Z3 प्रतिबाधाएं लगी हुई है। करना क्या है, जो निर्गत सिरे हैं जहाँ लोड लगा होता है उसको हटा करके उसे लघुपतित करते हैं और उसमें प्रवाहित धारा है उसे I इक्विवेलेंट के तुल्य लेते हैं। तो ये I1 ये I इक्विवेलेंट। अब इसे सॉल्व करते हैं। बंद लूप ABEFA में देखिए किरचॉफ के सेकंड लॉ से अप्लाई करते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ इसमें ABEFA में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो Z1 I1 Z3 I1 माइनस
आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई। इसे ओपन कीजिए, ओपन करने पर I1 यहाँ कॉमन आ जाएगा, माइनस Z3 आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई के रूप में इक्वेशन नंबर 5 हमें यहाँ मिलती है। बंद लूप BCDE में अब किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो Z2 I इक्विवेलेंट Z3 I इक्विवेलेंट माइनस I1, तो Z3 I इक्विवेलेंट माइनस I1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें इस लूप में किसी प्रकार का वोल्टेज स्रोत उपलब्ध नहीं है, इसलिए 0। अब इसे ओपन कीजिए तो यहाँ I इक्विवेलेंट कॉमन आ जाएगा, I इक्विवेलेंट कॉमन लेकर के Z3 I1 इज इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की Z2 प्लस Z3 I इक्विवेलेंट अपॉन Z3 के रूप में। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 6 से I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख दीजिए। तो I1 की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, तो रखने पर और I इक्विवेलेंट को यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, तो Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है और I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z3 इधर E से मल्टीप्लाई हुआ तो Z3 E अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 के रूप में इक्वेशन नंबर 7 हमें यहाँ मिलती है। अब हम I इक्विवेलेंट के बाद Z इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, Z इक्विवेलेंट के लिए वर्क करते हैं। तो Z इक्विवेलेंट के लिए हमने कहा है कि जो परिपथ है फिगर 1 का, उसमें जो निर्गत सिरे हैं वहाँ उनको ओपन कर दीजिए, यानी कि ZL को हटा दीजिए, उनको ओपन कर दीजिए। वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स को उसके आंतरिक प्रतिबाधा से हमने प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस स्थिति में जो डायग्राम है उसमें देखें तो Z1 Z3 तो समांतर क्रम में इन दोनों सिरों के मध्य जो प्रतिबाधा फाइंड आउट करेंगे तो इनके मध्य Z1 Z3 तो समांतर क्रम में होंगे और इन दोनों के श्रेणी क्रम में होगा Z2। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z3, चूँकि ये समांतर क्रम में है इसलिए Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो यहाँ से जो Z इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 8 के रूप में। तो हमें जो इक्वेशन मिली 7 और 8 से हम इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू रखते हैं और I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये रही आपके पास Z इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये I इक्विवेलेंट की वैल्यू, ZL प्लस Z इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ रख करके जब इसको सॉल्व करते हैं तो I जो लोड में प्रवाहित धारा हो रही थी I, उसकी वैल्यू Z3E अपॉन Z1 ZL प्लस Z2 3ZL Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के रूप में इक्वेशन नंबर 9 हमें फाइंड आउट होती है। और ये इक्वेशन 9 जो हमने नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व करके फाइंड आउट की लोड प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा, वही जो हमने साधारण रूप से किरचॉफ के लॉ को अप्लाई करके फिगर 1 को सॉल्व किया था इक्वेशन नंबर 3 के रूप में जो I की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वल हमें फाइंड आउट होती है। और यही पुष्टि करते हैं कि नॉर्टन जाल के द्वारा जो है जटिल परिपथ जाल को सॉल्व किया जा सकता है, उसमें प्रवाहित जो लोड है, उसमें जो उपस्थित लोड है, उसमें प्रवाहित धारा को फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसे आप अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू।